हाय एवरीवन, वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है हमारी वो है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। एज यू गाइस नो कि आप लोगों का सेबी का फेज 1 ए का एग्जाम हो गया है। अब फेज 2 की बारी है और फेज 2 में इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। तो दैट इज़ वाई हमें इसका जो है एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। एंड वी नो एवरी ईयर जो है गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे निकालती है और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, बी इट यूपीएससी, बी इट सेबी, बी इट आईएफएससीए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए इसकी नॉलेज, लेकिन हमें उस लेवल पे जाके नहीं पढ़ना जितना हमारे आरबीआई वालों को, जितना हमारे यूपीएससी वालों को इतना डेप्थ इन डिटेल पढ़ना होता है। बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज, सो दैट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हर एक चीज, हर एक पार्ट कवर हो जाए। ठीक है, काफी सारा जो इसमें डेटा रहने वाला है वो फैक्चुअल रहने वाला है। तो हो सकता है आपको जो है वीडियो थोड़ी बहुत बोरिंग लगे, लेकिन कहीं ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका मेंशन, जिनका रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि आपको नॉर्मल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से समझ नहीं आएगा। ठीक है, और ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये हमारा पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट की ही साइट है, उससे लिया गया है। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑथेंटिक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो बेसिक फैक्ट्स है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, क्योंकि कई बार आपके वो भी आ जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि पोस्टमार्टम करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑफ द लेटेस्ट कॉन्क्लूडेड फिस्कल ईयर। तो जो हमारा कॉन्क्लूडेड फिस्कल ईयर निकला है उसका पोस्टमार्टम करता है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। क्योंकि नाम क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। ये कोई ज्योग्राफिकल सर्वे नहीं है, ये कोई डेमोग्राफिक सर्वे नहीं है, ये हमारा वो नहीं है, सेंसस नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जो है पता लगाता है कि भाई कैसा पिछले साल एक कंट्री ने, एक इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है। और पोस्टमार्टम का मतलब तो आपको पता ही है भैया, छानबीन करना, तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेट करना। सबसे पहला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो आया था 1950 से 51 में, एज अ पार्ट ऑफ बजट। देखो पहले क्या होता था, अब तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे अलग अलग होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, आपका बजट का ही पार्ट बनाकर जो है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता था। तो सबसे पहला आया था 1950-51 में। ठीक है, उसके बाद 1964 ऑनवर्ड्स जो है वो बजट से पहले प्रेजेंट करने लग गए एज सेपरेट फ्रॉम बजट। तो बजट को अलग और इकोनॉमिक सर्वे को अलग, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस समझी गई। और उसके बाद जो है बजट से जस्ट पहले जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। इस बारी 22 जुलाई 2024 को प्रेजेंट हुआ। ठीक है, पार्लियामेंट में बाय फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा में प्रेजेंट किया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इट इज प्रेजेंटेड अहेड ऑफ एनुअल बजट टू रिव्यू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। देखो, आप क्रोनोलॉजी समझे, हिंदी वर्ड्स ऑफ अमित शाह, आप क्रोनोलॉजी समझिए। इकोनॉमिक सर्वे पास्ट एक्टिविटीज के बारे में बताता है और बजट फ्यूचर में क्या क्या काम गवर्नमेंट करने वाली है उसके बारे में बताता है। तो पहले पास्ट बताएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद, क्योंकि वी नो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो एक आंसरेबिलिटी रखना बड़ा जरूरी है। तो इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू वो आंसरेबिलिटी रखी जाती है। तो पहले पास्ट के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद बजट निकाला जाता है। आइटम्स लाइक जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेक्टोरल परफॉर्मेंस, बजट डेफिसिट एक्सेट्रा आर प्रेजेंटेड। तो ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट होती है। इट हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस एंड पब्लिक बाय इन्फॉर्मिंग देम अबाउट शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स। तो अब देखो, लॉन्ग टर्म की बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बजट भी देखो एक साल के लिए ही निकाला जाता है। एवरी ईयर वी प्रेजेंट बजट, और इकोनॉमिक सर्वे भी लास्ट कंक्लूडेड ईयर। तो अगर आप सोच रहे हो कि इससे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प होगी, बिजनेसेस की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये वो उससे नहीं हेल्प होती है इतनी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो है, अगर आप देखोगे, अभी मैं आगे आने वाली बातें भी करूंगा जब आपको सारे में उसमें पॉइंटर्स बताने वाला हूं, तो उसमें आप देखोगे कि जीडीपी बताते हैं, आने वाले 1-2 सालों का जीडीपी बताते हैं। तो ये शॉर्ट से मीडियम टर्म प्लानिंग के लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा रहता है, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारी पब्लिक के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी कम रहती है इकोनॉमिक सर्वे में। अच्छा, ये बनाता कौन है इकोनॉमिक सर्वे? ये जो हमारा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर।
इकोनॉमिक्स अफेयर्स, उसका जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो बनाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये नाम याद आपने रखना है, वी अरंथा नागस्वरन। ठीक है, हमारे जो अभी करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चल रहे हैं वो ये हैं, और इन्हीं की सुपरविजन। अगर आप वो 524 पेजेस का जो इकोनॉमिक सर्वे का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आप देखोगे उसमें साइन भी इन्हीं के ही होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया जाता है। वॉल्यूम 1 जो कि टेल्स अबाउट एनालिटिकल इश्यूज, कि क्या क्या इश्यूज रहे उनको एनालाइज करके, एंड वॉल्यूम 2 अबाउट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद इस बारी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं, उनके बारे में बात हुई है। डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लेशन के बारे में, आपके मीडियम और आपकी लार्ज एंटरप्राइजेस के बारे में, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, 13 के 13। इकोनॉमिक सर्वे जो है इस बारी का स्टॉकडेल पैराडॉक्स के ऊपर जो है वो बना हुआ है, इज बेस्ड ऑन स्टॉकडेल पैराडॉक्स। अब स्टॉकडेल पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? तो एक बंदा था स्टॉकडेल नाम का, मेरे को पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट हमारे लिए वो इतना रेलेवेंट नहीं है। तो वो एक्चुअली क्या था कि फाइट जब हो रही थी अमेरिका और आई गेस वियतनाम वॉर में, तो बेसिकली उनको हॉस्टेज रख लिया था। ठीक है, और कई सारे बंदों को भी रख लिया था। अब एवरीवन हु वर केप्ट इन द कैप्टिविटी ऑफ द वियतनीज आर्मी, तो उनको एक एक होप थी कि यार हमें आएंगे, अमेरिकन छुड़वाने आएंगे और हम जल्द छूट जाएंगे, इस क्रिसमस तक छूट जाएंगे, इस ईस्टर तक छूट जाएंगे, ऐसे 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 करके उनको एक होप थी। फिर जब वो क्रिसमस आता तो वो नहीं छूटते थे, दे वर नॉट रिलीज। तो फिर वो जो है उनका नेक्स्ट होप बन जाता था, कोई नेक्स्ट फेस्टिवल आता था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फेस्टिवल्स में एक होप बढ़ जाती है कि भाई चलो अच्छा दिन है तो शायद इस बार ही कोशिश करें, या फिर वियतनाम की आर्मी जो है वो खुश हो जाए कि भाई इनका फेस्टिवल है, चलो एक दो को रिहा कर देते, कुछ लोगों को रिहा कर दे। ऐसा होता है नॉर्मली वॉर्स में। तो ऐसा था, तो धीरे 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 कहीं कहीं ऐसे टाइम निकल गए, कहीं ऐसे फेस्टिव्स निकल गए, और वो नहीं छूटे। तो धीरे धीरे लोगों का दम टूटने लगा, एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड डाइंग। बट एक स्टॉकडेल जो बंदा था, ठीक है, वो 10 साल तक जिंदा रहे उस पर्टिकुलर कैप्टिविटी में। ठीक है जी, इम्प्रिजनमेंट जब उनको किया गया, और 10 साल बाद वो रिलीज कर दिए गए। तो उनसे यही पूछा गया इंटरव्यू में कि हाउ कम, मतलब यू यू डिडंट डाई एंड अदर्स डाई। तो उन्होंने यही बोला कि यार मैं भी बाकियों की तरह होप रख रहा था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं होप के साथ रियलिटी को भी फेस करता था। मैं एक एक ये भी एजम्पशन लेकर चलता था कि भाई हो सकता है ना भी छूटे। तो बेसिकली बाकी सब ये गलती करते थे, वो ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होते थे कि यार छूटेंगे छूटेंगे छूटेंगे, और जब नहीं छूटते थे तो उनका कहीं ना कहीं वो बेसिकली निराश हो जाते थे, फिर हार्ट वीक होता रहता है आपका, वो होप छोड़ते रहते हो, देन यू अल्टीमेटली गिव अप। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि मैं रियलिटी को ही फेस कर रहा था। तो यही सेम चीज हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी हुई। इस बार ये एक अच्छा विजन, एक ऑब्जेक्टिव तो रखा है, साथ में हमारी रियलिटी की एजम्पशन भी रखी है कि ऐसा भी हो सकता है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो स्टॉकडेल पैराडॉक्स जो है हमारा वहां से आता है। और लास्ट ईयर वाला जो इकोनॉमिक सर्वे था वो आई गेस आपका बारबल वाले उस पे था, बारबल पैराडॉक्स था, या पता नहीं बारबल इफेक्ट था आई गेस, कि हाँ बारबेल इफेक्ट था आई गेस, या वाटरफॉल इफेक्ट था, बट वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए ये रेलेवेंट है। ठीक है, चलो, तो ये थे आपके बेसिक फैक्ट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के ये कुछ हमारे स्टैट्स हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी। तो अगर आप 2021 से देखते हैं, नेगेटिव जा रही थी, ऑब्वियसली कोविड टाइम था। उसके बाद 9.7 एकदम से भाई इतनी ग्रोथ ली थी, क्योंकि बोला था ना वो वी शेप रिकवरी हुई है हमारी इकोनॉमी की, तो वैसा हुआ था। उसके बाद 7.0 थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। उसके बाद 8.2, एंड ये 8.2 करंट है 23-24 का। जो आगे प्रिडिक्टेड है वो है 6.5 से 7, 6.5 से 7। देखो कम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यही स्टॉकडेल पैराडॉक्स है। मैंने आपको बोला था बताऊंगा, अभी आगे और बताऊंगा अच्छे से। फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये माना जाता है कि फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो उतना बेटर होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो कोविड टाइम पे 9.2 चल रहा था, फिर 6.7, 6.4, और अब करंटली 5.6 चल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अभी करंटली इंडिया के पास, जिसमें
46.4। अच्छा, ये फिगर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा ट्रबलसम काम है, बट यार करना है तो करना है, क्या कर सकते हैं। तो यूएस डॉलर बिलियन में अगर इसकी हम वो कर रहे हैं मेजरमेंट, तो 646.4 बिलियन डॉलर्स अभी करंटली हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं बढ़ता ही आ रहा है। उसके बाद फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन का मेजरमेंट अगर देखें तो 310.7 ये मिलियन टन्स में हो रहा है, और अभी करंटली चल रहा है 328.9। तो अच्छा खासा हमने कवर कर लिया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो नेगेटिव चल रही थी कोविड टाइम में, अभी 9.5 चल रही है, और ये कांस्टेंट प्राइसेस पे, बेस ईयर प्राइसेस पे। सर्विसेज की बात करें अगर हम, तो सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो सर्विसेज का जो जीवीए कंट्रीब्यूशन है, तो वो 7.6, अच्छा खासा चल रहा है ग्रोथ रेट इसका, सर्विसेज का भी। ठीक है, कंपैरेटिवली कम हुआ है, बट इसके भी रीजंस अभी हम जानेंगे क्यों कम हुआ है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ गया। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन ट्रेड अगर हम देखें तो हमारे जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट भी देखो 291 से 437 आ गए, और इम्पोर्ट भी। तो मतलब इसमें भी हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक चल रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर ये देखो इतना गैप है। हाँ, ये हमारा फॉरेन ट्रेड में हाँ गैप है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि अब हम कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर जिनकी प्रोडक्शन नहीं है, ऑयल और ये सब, तो वो इम्पोर्ट्स कराना पड़ता है, डिफेंस मटेरियल और ये सब। तो उसके लिए इंपोर्ट ज़्यादा होता है, और ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज का होता है। लेकिन गलत बात तब होती है जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना होता। अभी आप पढ़ोगे हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि हम 11 महीने तक बिना कोई एक्सपोर्ट की इनकम पे डिपेंड किए हुए 11 महीने तक जो है अच्छा खासा फॉरेन इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे ये चीज। एक टाइम ऐसा था 1991 में कि हमारे पास सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था कि बस 14 दिन ही चलता, और आज देखो इतना हो गया। तो वो उस टाइम पे फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, एलपीजी। अब जो है हम अच्छी खासी पोजीशन पे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 आता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, स्टेडी एज शी गोस। ठीक है, तो स्टेडी एज शी गोस का मतलब क्या हो गया कि मतलब हमारी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो अच्छा खासा स्टेडी चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही हैं। कोविड के बाद ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे एकदम से जो है गिर गए थे हम, फिर उसके बाद सौर किया था अच्छा खासा। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा स्टेडी चल रहा है। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का प्रिडिक्शन क्या है कि रियल जीडीपी जो है आने वाले टाइम में 24-25 में, जो कमिंग ईयर है, वो 6.5 से 7% ही बढ़ेगा बस। अच्छा, अभी करंटली कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 8.2%, जो अभी कंक्लूडेड फिस्कल ईयर है। लेकिन आने वाले के लिए 6.5 से 7, ये स्टॉकडेल पैराडॉक्स यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार रिस्क को हमें बैलेंस करना है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस, हमें पता है कि यार वर्ल्ड लेवल पे अच्छा खासा डिप्रेशन चल रहा है। ठीक है, अब जब भी डिप्रेशन चलता है तो क्या होता है ना, कंट्रीज जो हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अपना पैसा वापस बुलाने लग जाती हैं, क्योंकि उनकी कंट्री को रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर अमेरिकन ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडिया पे लगा रखा है, बड़े सारे स्टोर्स खोले हुए हैं, एफडीआई किया हुआ है, एफआईआई करा हुआ है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उन्हें बोलेगी भाई पैसा अभी लो, अभी हमारी इकॉनमी में चाहिए, तो ऐसे में हमारी इकॉनमी के गिरने के चांसेस हैं। तो इसीलिए 6.57, तो ये रियलिटी भी साथ में एज्यूम करके चल रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकॉनमी। तो इसी को स्टॉकडेल पैराडॉक्स बोला जाता है। आरबीआई की जो प्रिडिक्शन है वो 7.2% है। देखो आरबीआई 7.2% प्रिडिक्ट कर रहा है। अच्छा, ये भी आ जाता है कई बारी कि आरबीआई ने कितना प्रिडिक्ट करा आने वाले उसके लिए। आईएमएफ और जैसी, या एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 7% प्रिडिक्ट करा, और इंडियन गवर्नमेंट खुद 6.5 से 7 पे प्रिडिक्ट कर रही है। तो वो रियलिटी को साथ में लेकर चल रही है। इंडियाज इकोनॉमी कैरी फॉरवर्ड द मोमेंटम बिल्ट इन फिस्कल ईयर 23 इनटू फिस्कल ईयर 24 डिस्पाइट अ गैम्यूट ऑफ एक्सटर्नल चैलेंजेस। बड़े सारे हमारे पास जो है एक्सटर्नल चैलेंजेस आए, उन सभी एक्सटर्नल चैलेंजेस को हम जो है अच्छे से पार करते हुए हमने एक स्टेडी हमारा ग्रोथ रेट मेंटेन किया। द फोकस ऑन मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है। जनरल प्राइस लेवल और ये सब ज़्यादा नहीं रहे हमारे। इंश्योर दैट एक्सटर्नल चैलेंजेस हैड मिनिमल इम्पैक्ट ऑन, और इससे चला अच्छे से जो है क्लियर कर लिए। इंडिया का जो रियल जीडीपी, अच्छा दो टाइप के जीडीपी होते हैं, हमने नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा था, रियल एंड नॉमिनल। रियल जो होता है हमारा बेस ईयर के प्राइसेस पे, दैट इज कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है, सॉरी, और नॉमिनल जो होता है वो हमारा करंट ईयर के प्राइसेस पे होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि नॉमिनल वाला हमारा थोड़ा अच्छी पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि क्या पता वो जीडीपी ग्रोथ सिर्फ प्राइस बढ़ने से दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए रियल शोज बेटर पिक्चर। और रियल में हमारा 8.2, अभी इंडिया का करंट बेस ईयर कौन सा फॉलो होता है, 2011-12, ठीक है। तो हमारा जो ये 8.2 चल रहा है, जिसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि 4 क्वार्टर होते हैं साल में, जिसमें से 3 क्वार्टर में 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट था। 3 out of 4 quarter saw more than 8% ग्रोथ रेट, तो इट इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब आई वुड से। उसके बाद सप्लाई साइड पे देखा जाए गुड्स एंड सर्विसेज का, तो जीवीए ग्रीव बाय 7, मतलब प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 7.2% अच्छा खासा हमारा रहा एट 2011-12 जो बेस ईयर प्राइसेस होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन, जितने ज़्यादा गुड्स सप्लाई होंगे, जीएसटी ये वो, उतना ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा गवर्नमेंट को। तो नेट टैक्सेस एट कांस्टेंट प्राइसेस ग्रू बाय 19.1%। तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी 19.1% से बढ़ा। विद डेफ्ट मैनेजमेंट, डेफ्ट ये डेट मैनेजमेंट नहीं है, डेफ्ट है, डेफ्ट इज स्किलफुल, विद स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, रिटेल इन्फ्लेशन इज जो हम कंज्यूमर्स को जिस प्राइस पे गुड्स मिलते हैं वो रिड्यूस हुआ 6.7 से 5.4। तो 2023 तक में 6.7 चल रहा था, अब 5.4 पे आ चुका है। तो ये भी एक हमारे लिए गुड न्यूज़ बात ही है कि भाई इन्फ्लेशन भी है अंडर कंट्रोल रहा है, तभी हमें स्टेबल इकोनॉमी, स्टेडी एज शी गोज बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट, तो हमारा जो हम वो बनाते हैं, सॉरी तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, इफ यू रिमेंबर हमारा बीओपी में बनता है। बीओपी एक ऐसा वो है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन ट्रांजैक्शंस का जो है पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। तो उसमें अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिर्फ 0.7% रहा है ऑफ द ओवरऑल जीडीपी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24, एंड इंप्रूवमेंट फ्रॉम डेफिसिट ऑफ 2.0। देखो 2.0 से 0.7, तो आई गेस ये भी अच्छी खासी, मतलब एक एक हमने इसमें भी एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है, ठीक है। तो इस सेक्टर में भी अच्छे थे हम, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा अच्छा खासा इंप्रूव हो गया है। दैट मीन्स अब मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि पैसा ज़्यादा जाना करंट सोर्सेज से, करंट एज इन जो हमारी एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते, और पैसा आना, ठीक है, करंट सोर्सेज। तो गया ज़्यादा आया कम, तो इसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज इनविजिबल रेमिटेंसेस ये सब आ जाता है जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो वो गैप कम हो गया, तो मतलब हमारे पास ये या तो हमारा बाहर से आने वाला पैसा बढ़ गया या यहाँ से जाने वाला कम हो गया, तो अच्छी बात है। और ये मेरे हिसाब से बड़ा है बाहर से। अभी आप आगे पढ़ेंगे रेमिटेंसेस जो है इंडिया के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट, और इंडिया हैज़ बिकम द रैंक 1 कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, तो उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। इंडियन इकोनॉमी हैज रिकवर्ड एंड एक्सपेंडेड इन एन ऑर्डरली फैशन पोस्ट पेंडेमिक। पेंडेमिक के बाद हमारा एक बहुत ही अच्छा रिकवरी फेस आया, जिसमें रियल जीडीपी जो है वॉज 20% हायर देन इट्स लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो 24 में जो रियल जीडीपी है वो 2020 में जो था उससे 20% हायर है। फीड दैट ओनली अ वेरी फ्यू मेजर इकोनॉमीज अचीव। तो ये सिर्फ बहुत ही कम इकोनॉमीज ने ये चीज अचीव करी है, इन विच वन ऑफ देम इज इंडिया। अगर टैक्स कलेक्शन देखें तो 55% टैक्स जो है गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट करा, एंड 45% इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो पहला चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जीडीपी का जो है पूरा वो बता रखा है, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं 5.8 से 6.5 और 7 आने वाला। अभी तो 8.2 चल रहा है करंट, तो अगर वो करंट पूछे तो 8.2, ठीक है। और जैसे ये देखो, अब उसने ये बोला कहाँ पर गया, ये स्टार वाला, ये रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हैं, ये डबल वाले प्रोविजनल एस्टीमेट्स हैं, क्योंकि अभी भी जो है प्रॉपर फिगर्स नहीं आ पाई हैं, तो अभी प्रोविजनल एस्टीमेट्स के हिसाब से गेम चल रही है, और अगले वाला तो फोरकास्ट ही है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, दैट इज मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, दैट इज स्टेबिलिटी इज वॉचवर्ड। ये सारी चीजें जो हैं ये खुद इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई हैं। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कैसी रही इस बारी, बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात होगी इसमें। इंडिया का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर डिस्प्लेड अ स्टेलर परफॉर्मेंस, स्टेलर का मतलब अल्टीमेट परफॉर्मेंस, इन फाइनेंशियल ईयर 24 सॉरी। RBI maintained a steady policy rate throughout the year with overall inflation rate under control। तो RBI का जो स्टेडी पॉलिसी रही इस बारी, उसने ओवरऑल इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा, जो अभी हमने देखा।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब ये एमपीसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो गवर्नमेंट बनाती है टू अंडरटेक मॉनेटरी पॉलिसीज इन अकॉर्डिंग विद आरबीआई। तो आरबीआई के साथ कंसल्ट करके ये सब जो है गवर्नमेंट कमेटी बनाती है। तो उसने एक स्टेटस हुआ ऑन द पॉलिसी रेपो रेट। रेपो रेट कितना रहा? 6.5%। व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट? हमने पढ़ा हुआ है रेपो रेट, आपने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा होगा। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स एंड अदर बैंक्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। इन्फ्लेशन मेड टू ग्रेजुअली अलाइन विद इट्स टारगेट वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। तो ये मतलब ये लाइनें इतनी मत पढ़ना, बस ये चीज बोली कि इन्फ्लेशन जो अंडर कंट्रोल रहा और हमारे टारगेट के साथ अलाइन रहा कि हमने ग्रोथ करनी है। क्रेडिट डिस्पर्सल बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट है उसमें जो लिस्ट बनी हुई है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, उनकी बात कर रहा है। तो ओवरऑल उन्होंने 164.3 लाख करोड़ का जो है लोन दिया, जिसकी ग्रोथ लास्ट ईयर से 20.2% ज्यादा रही है बाय द एंड ऑफ मार्च 2024। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर क्रेडिट ज्यादा जा रहे हैं तो इसका मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, और ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लायर में, कि भैया जितना ज्यादा एमपीसी होगा, खर्चेंगे लोग, उतना ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। ग्रोथ इन ब्रॉड मनी, जो हमारा मनी सप्लाई का मेजर होता है M3, तो उसके थ्रू मेजर करा हमने मनी सप्लाई। इम्पैक्ट ऑफ मर्जर ऑफ एचडीएफसी विद एचडीएफसी बैंक। अब ये हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है कि एचडीएफसी जो कंपनी थी वो एचडीएफसी बैंक के साथ जो है मर्ज हो गई है, अब वो एक ही बन गए हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ जो हमारे ब्रॉड मनी सप्लाई में वो 11.2% रही। वाई का मतलब हो गया ईयर ऑन ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर से इस ईयर देखा जाए तो एज ऑन 22 मार्च 2024 कंपेयर टू 9% ईयर हो। तो लास्ट ईयर तक ये 9% ही ग्रो हुआ था, अब 11.2% हो गया है। ग्रॉस एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज अ एट मल्टी ईयर लो। तो हमारा जो डबल डिजिट में हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है, 11.2%। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट, क्रेडिट भी हमने देखे इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं, ग्रोथ रेट अच्छा खासा रहा है। तो इसमें ना क्या होता है, देखो जितना ज़्यादा क्रेडिट होता है ना, उतने ही चांसेस होते हैं एनपीए के। व्हाट डू यू मीन बाय एनपीए? बैंकिंग लाइन में एक टर्म होती है एनपीए, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि जनरली क्या होता है कि अगर किसी एसेट से, किसी लोन से जो बैंक ने दे रखा है, 90 डेज तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये जनरल है, डिफरेंट डिफरेंट लोन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेज होते हैं, बट इन जनरल जो है 90 डेज माना जाता है कि अगर 90 डेज तक उससे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई है जो ड्यू थी, और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको निकले हुए 90 डेज हो गए, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, कोई बंदा जो है 1 रुपया उसने पे नहीं करा, तो ऐसे में उसको एनपीए बना दिया जाता है। अब दो टाइप के एनपीए होते हैं, एक होता है ग्रॉस जो कि टोटल एनपीए देखा जाता है, और एक होता है नेट। अब नेट में क्या होता है कि देखो बैंक्स को ना बाय आरबीआई ये ऑर्डर होते हैं कि आपको प्रोविजनिंग करनी होती है। प्रोविजनिंग एज इन कि जैसे आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, प्रोविजन बना के चलना होता है अंडर प्रूडेंस कंसेप्ट, कि यार इतना लग रहा है कि हमें डूबेगा, तो वो ग्रॉस में से जब आप अपनी प्रोविजनिंग माइनस कर देते हैं तो आपको नेट एनपीए मिलता है, ठीक है। तो आप ग्रॉस एनपीए से जब आप अपने प्रोविजंस माइनस कर देते हैं, और वो जो है ग्रॉस और नेट दोनों ही मल्टी ईयर लो पे चल रहे हैं, इवन दो हमारा इतना ज्यादा क्रेडिट दिया गया उसके बावजूद हमारे एनपीए मल्टी ईयर लो पे चल रहे हैं। दैट इज वाई पहली लाइन में उसने बोल दिया था बैंकिंग सेक्टर ने स्टेलर परफॉर्मेंस इस बारी डिस्प्ले करी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा वो जो प्रॉब्लम होता है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारा डबल बैलेंस शीट वाला जो प्रॉब्लम होता है वो भी एक अच्छा खासा मेंटेन रहा, जो अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इंप्रूवमेंट इन बैंक एसेट क्वालिटी, बैंक के लिए एसेट क्या होते हैं, वो जो लोन देते हैं तो वो इंप्रूव हुए, मतलब रीपेमेंट अच्छी रही है इस बारी उनकी। गवर्नमेंट की कमिटमेंट टुवर्ड हेल्दी एंड स्टेबल बैंकिंग सेक्टर इस बारी, क्योंकि हमने देखा रहा है पिछले कई सालों में बैंक्स के साथ बहुत स्कैम हो रहे हैं, बहुत लॉसेस में जा रहे हैं, मर्जर्स हो रहे हैं। तो इस बारी गवर्नमेंट ने सोचा हुआ था कि यार हमें अपने बैंकिंग सेक्टर को अच्छा करना है, जो कि उन्होंने किया, जो कि उन्होंने सीरियसली किया, ठीक है। क्रेडिट ग्रोथ रिमेन्स रोबस्ट मेनली ड्रिवन बाय लेंडिंग टू सर्विसेज एंड पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन या सर्विस लोन बहुत दिए गए हैं सर्विसेज के लिए एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज विटनेस डबल डिजिट ग्रोथ इन क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो क्रेडिट दिए गए वो भी इस बारी डबल डिजिट में रहे, डबल डिजिट ग्रोथ रही, सॉरी। इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ वाज 8.5% कंपेयर टू 5.2% ईयर अगो। तो ये भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ। तो दैट मीन्स ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहा, बहुत क्रेडिट गए, और हमारा जो वो था एनपीए वो मल्टी ईयर लो पे रहा है।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो आपका आईबीसी होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इंसॉल्वेंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो है सारा हिसाब किताब देखा जाता है, कैसे उनके एसेट बेच के उनकी लाइबिलिटीज पे ऑफ करें। तो इसको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन माना गया है बैंक्स के एनपीओ को कम करने का। और ये जो ट्विन बैलेंस शीट, जो मैं डबल बैलेंस शीट बोल रहा था, वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि एक बैंक जब कंपनी को लोन देता है और वो कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है और लोन का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती है, तो वो फिर उसकी बैलेंस शीट खराब हो जाती है। अब वो लोन रीपे नहीं कर रही है तो बैंक की भी बैलेंस शीट खराब हो जाती है। तो ये दोनों की बैलेंस शीट इज अंडर स्ट्रेस, तो इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो फिर कंपनी कहती है कि यार हमें और लोन दो सो दैट हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं और आपका पहले वाला और ये वाला लोन दोनों चुका पाए। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती है, इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन माना गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसमें प्रॉपर जो है आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन या बंदे अपॉइंट होते हैं, कंपनीज जो इंसॉल्वेंट हो गई है, बंदे जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं उनका पेमेंट के लिए। तो इन दी लास्ट 8 years 31394 कॉर्पोरेट डेटर्स इन्वॉल्विंग अ वैल्यू ऑफ 13.9 लाख करोड़ हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। तो इतने के लोन डिस्पोज मतलब इतना पैसा रिकवर कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। एज ये लास्ट 8 years का, सिर्फ एक साल होगा नहीं है, लास्ट 8 years का है। और ये क्यों हो पाया? आईबीसी की वजह से हो पाया। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स दो टाइप की होती हैं आपकी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होती है जहां से कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, सेकेंडरी जो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर चलता है, ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में इस बार 10.9 लाख करोड़ का जो है टोटल कैपिटल फॉर्म हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स आने वाला टाइम अच्छा है, क्योंकि कंपनीज को जब इतना पैसा मिल रहा है तो वो आगे ग्रो करेंगी। ठीक है। Approximately 29% of gross fixed capital formation of private and public corporates during financial year 20। तो 29% से ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 से कंपेयर करें तो। सॉरी, 29% से ग्रो नहीं हुआ। पिछले साल जो हमने वो किया था, इन्वेस्ट किया था 2023 में, तो उसका 29% तो इतना कैपिटल इस बार ही मिला उनको, इतना पैसा मिला। ठीक है, इतना कैपिटल और फॉर्म हुआ 29, तो मतलब टेक्निकली ग्रो ही हो गया। अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हैज बीन ऑन अ रिमार्केबल सर्ज। सर्ज का मतलब इंक्रीज हो रहा है, विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो बीइंग द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो होती है, तो इस रेशियो में हमें पता चलता है कि हमारी मार्केट जो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो ओवरऑल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा इस बारी कैपिटल मार्केट्स में जो हमारे इन्वेस्टर थे वो बहुत एक्टिव थे। ठीक है, इंक्रीज ही हुआ बल्कि। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट जस्ट अ गोल बट ऑल्सो एन एनेबलर फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? बेसिकली लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना स्टॉक मार्केट एंड ऑल में, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जिसमें नेक्स्ट बिग हमारा जो बिग चैलेंज है वो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या मतलब? डिजिटली लोगों को एक्टिव करना फाइनेंशियली, बेसिकली कि फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू ऑनलाइन ये सब ट्रांजेक्शन्स करना। तो डिजिटल बेसिकली असेसिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, ये नेक्स्ट बिग चैलेंज है। ठीक है, गवर्नमेंट का। Dominance of banking support to credit is steadily being reduced and the role of capital market is rising। तो बेसिकली क्रेडिट बैंक्स जो इंडस्ट्रीज को देते हैं वो कम करने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, और कैपिटल मार्केट के थ्रू कंपनीज के पास पैसा जाए वो उस पर अब बढ़ाने का सोच रहे हैं। एज इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर अंडरगोस क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट मस्ट ब्रेस फॉर लाइकली वल्नरेबिलिटीज। अब इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो कुछ वल्नरेबिलिटीज, कुछ रिस्क भी निकल के आएंगे। इंडिया poised to emerge as one of the fastest growing insurance markets in the coming decade। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट हो गई है हमारी इंडिया। ठीक है। इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से छोटे मोटे फाइनेंसेस, छोटे मोटे क्रेडिट देना फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, और सेकेंड लार्जेस्ट रहा है इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, तो चाइना फर्स्ट पे है और इंडियन की जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो सेकंड पे आ चुका है एज कंपेयर टू वर्ल्ड। तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए कि माइक्रो फाइनेंस, जिनको मतलब बैंक्स के प्रॉपर क्रेडिट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास इतने वो नहीं होती सिक्योरिटीज़ एंड ऑल, तो इसीलिए फिर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है डेवलप किया गया इंडिया में। तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट देखा जाए,
ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जो हमारा बजट के थ्रू निकलता है। तो जीडीपी का ये बोला जाता है कि कुछ फिस्कल डेफिसिट देखो होना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं है। सरप्लस में चली जाए इकॉनमी, ये तो मतलब हार्डली कभी देखा गया है, सरप्लस में जाना मुश्किल है। तो फिस्कल डेफिसिट होना अच्छी बात है। ये बोरोविंग्स के बारे में बताता है कि कितना ओवरऑल बोरोविंग्स आपको करनी पड़ेगी। तो जो 2021 में 9.2% था हमारा, वो ओवरऑल अब घट के सिर्फ 5.6 आ चुका है। क्या आ चुका है? 5.6 आ चुका है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है, और ये हमारा उस रेंज में है जो कि इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इतना रहे, तो इसका मतलब है इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो अब आता है हमारा चैप्टर 3। अब हम हमारे इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन कैसी रही, प्राइसेस जैसा कि बोला गया कि ये अंडर कंट्रोल रही, और पहले भी हमने देखा था कि अच्छी खासी अंडर कंट्रोल रही थी। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टाइमली पॉलिसी इंटरवेंशन रही है और आरबीआई ने जो प्राइस स्टेबिलिटी मेजर्स रखे हैं, इसकी वजह से हमारा रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनके थ्रू निकाला जाता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन में हमारा 5.4% ही रहा, लोएस्ट लेवल सिंस पेंडेमिक। तो पेंडेमिक 2021 के बाद हमारा ये जो है लोएस्ट लेवल रहा है इन्फ्लेशन का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोर इन्फ्लेशन, अब देखो हमारी दो टाइप की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरी होती है हमारी कोर इन्फ्लेशन। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन सी होती है? जिसमें ओवरऑल सारी चीजें देखी जाती हैं, सबके गुड्स एंड प्राइस का सब सारी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का जनरल लेवल देखा जाता है। कोर में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा हेडलाइन वाला होता है, इसमें हम दो चीजों के प्राइसेस का इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं देखते हैं, जिसमें एक आ जाता है फूड और दूसरा आ जाता है आपका फ्यूल। ठीक है, देखो ऐसा क्यों, फूड जो होता है वो काफी ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक आपका वेदर कितना अच्छा रहा, ठीक है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज कितनी अच्छी रही, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और फ्यूल जो है वो हमारा ग्लोबल लेवल जो है फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है, जैसे वॉर वूर चलती है तो इनकी वजह से फ्यूल, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कोर इन्फ्लेशन भी निकालते हैं, हेडलाइन भी निकालते हैं और कोर भी। तो कोर इन्फ्लेशन जो है हमारा नियर अबाउट डिक्रीज हुआ 4% से अप्रैल 2022 से जून 2024 तक। तो ये लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर रहे, अप्रैल मतलब लास्ट ईयर की स्टार्टिंग से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस प्राइस कट्स फॉर एलपीजी, पेट्रोल एंड डीजल, एज अ रिजल्ट रिटेल फ्यूल इन्फ्लेशन स्टेड लो इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल जो कि बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, उस पे एक प्राइस कट मेंटेन करे, जिससे हमारा ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन जो है कम रहा। In August 2023, the price of domestic LPG cylinders was reduced by 200 per cylinder across all markets in India. Since then, LPG inflation has been in deflationary zone. तो LPG के जो दाम हैं सिलेंडर्स के वो 200 से कम कर दिए थे, ठीक है, अगस्त 2023 में, जिस वजह से हमारा जो एलपीजी इन्फ्लेशन है वो डिफ्लेशनरी, मतलब उन पे प्राइसेस गिर रहे हैं। Further, a center lowered the prices of petrol and diesel by 2 per liter. Consequently, retail inflation in petrol and diesel used in vehicles also moved to deflationary जोन। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इन पे प्राइस कट हुए। इंडिया ने जो पॉलिसी है वो अडेप्टली स्किलफुली स्टीयर्ड थ्रू चैलेंजेस पार करते हुए प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करना, डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, वॉर, एफडीआईज वापस बुलाना, ये वो एक्सेट्रा, डिस्पाइट ऑल सच थिंग्स, इंडिया ने एक अच्छी पॉलिसी मेंटेन करी। कोर सर्विस इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो 9 ईयर लो पे चल रही थी फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एट द सेम टाइम कोर गुड्स इन्फ्लेशन ऑल्सो डिक्लाइन टू 4 ईयर लो। In financial year 2024, core consumer durable goods की inflation declined due to an improved supply of key input materials to industries। तो पहले हमारे यहाँ पर जो accessibility to raw materials थी इंडस्ट्रीज की, वो पहले से बेटर हो गई है। इसकी वजह से हमारा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल इन्फ्लेशन रहा है वो डिक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले में। एग्रीकल्चर सेक्टर फेस चैलेंजेस ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। डिप्लीटेड रिजर्वॉयर्स, हमारे जो रिजर्वॉयर्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वो डिप्लीट होते गए, कम होते गए। वेदर इतने अच्छे नहीं रहे, कभी एकदम से बारिश, कभी एकदम से धूप, ये वो एक्सेट्रा। क्रॉप डैमेजेस इतने हुए, इसके बावजूद हमारा फार्म आउटपुट तो अफेक्ट होगा, इन सबसे फूड प्राइसेस अफेक्ट होगा, लेकिन हमारा जो फूड इन्फ्लेशन था,
ठीक है, कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन CFPI stood at 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड इंक्रीज टू 7। तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी 6.6 से 7.5 बढ़ा, नो डाउट, क्योंकि इतने चैलेंजेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही 6.6 से 7.5, जबकि चैलेंजेस इतने सारे एक्सट्रीम थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट टुक एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इंक्लूडिंग डायनेमिक स्टॉक मैनेजमेंट अच्छी रही, ओपन मार्केट ऑपरेशंस अच्छे रहे, सब्सिडाइज प्रोविजन फॉर एसेंशियल फूड आइटम एंड ट्रेड पॉलिसी मेजर विच हेल्प टू मिटिगेट मतलब मिटाना, फूड इन्फ्लेशन को, मिटिगेट मतलब कम कर देना किसी का इफेक्ट, तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं रहा, फूड इन्फ्लेशन। उसके बाद अगर हम आते हैं हमारे 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, टोटल 36 है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के, जिसमें 29 स्टेट्स में इन्फ्लेशन जो है वो बिलो 6% रहा, 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। Besides, states experiencing high overall inflation tend to have wider rural to urban inflation gap, with rural inflation surpassing urban inflation. तो जिन्होंने भी ओवरऑल इन्फ्लेशन ज़्यादा रही है, ठीक है, हायर ओवरऑल इन्फ्लेशन टेंड टू हैव, उनका एक देखा जाता है, एक बेसिकली एक ऐसा ट्रेड देखा जाता है कि उनका रूरल टू अर्बन इन्फ्लेशन गैप ना वाइडर होता है, ठीक है, जिनका ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिनका ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि रूरल इन्फ्लेशन जो है इस बारी ज़्यादा रहा अर्बन इन्फ्लेशन से, अर्बन सिटीज़ और इन सब में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली कम रहा और रूरल में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा, जो कि एक ये पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाता है कि यार रूरल इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा, जब वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ रही होगी तभी वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इट इज़ अ गुड फैक्टर ऑल्सो। Going forward, RBI projects inflation to fall to 4.5% in financial year 25। तो RBI ने अपने रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया है आने वाले फिजिकल ईयर में इन्फ्लेशन 4.5 तक ही जाएगा एंड 4.1% उसके आगे, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेंगे एज्यूमिंग। लेकिन ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि नॉर्मल मॉनसून रहे और एक्सटर्नल पॉलिसीज शॉक्स हमें ज़्यादा ना मिले, ठीक है। तो इस बारी का जो हमारा इन्फ्लेशन था वो कितना था आपका, कितना था वो 5.4 था, तो उसमें अब आरबीआई कह रही है कि आने वाले टाइम में 4.5 एंड 4.1 ही मेंटेन रहने वाला है, 4.5 एंड 4 मतलब 2025 एंड 2026 में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने फोरकास्ट करा है कि 4.6, तो मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन और कंट्रोल होने वाला है, ठीक है। ये सॉरी इन्फ्लेशन ऑफ फोरकास्ट ये होगा, सॉरी ये 2025 होगा एंड ये 2026 होगा, ठीक है, तो ऐसा होगा कुछ। नहीं ये ना आप लोगों का ये 2024 और 2025 ही है, सॉरी माय बैड, उन्होंने 2024 के लिए 4.6 एंड 2025 के लिए 4.2 प्रिडिक्शन कर रखी है आईएमएफ ने, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू चैप्टर 4 दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर, दैट इज स्टेबिलिटी अमिड प्लेंटी, स्टेबिलिटी अमिड प्लेंटी। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है जब स्टेबल रहा है अमिड प्लेंटी, प्लेंटी एज इन बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है, अभी आप देखोगे, और अच्छा खासा फ्रूटफुल रहा है हमारी पॉलिसीज, एक्सटर्नल पॉलिसीज। इंडिया's external sector remained strong amidst ongoing geopolitical headwinds accompanied by sticky inflation। तो हमारे यहाँ पर जो एक्सटर्नल सेक्टर रहा वो स्ट्रांग रहा, इवन दो हमारा जो वर्ल्ड में जियो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वॉर्स होती जा रही हैं, ठीक है, रिलेशन सॉर होते जा रहे हैं, उसके बावजूद हमारा एक्सटर्नल सेक्टर अच्छा रहा, अकम्पनीड बाय स्टिकी इन्फ्लेशन। अब ये स्टिकी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टिकी इन्फ्लेशन का मतलब हो गया बेसिकली कि जहां पर जो आपकी प्राइसेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो एकदम से रिएक्ट नहीं करते हमारे डिमांड एंड सप्लाई को। ये हमने पढ़ा था आपका कौन सा वो चैप्टर था, किनीजियन, ठीक है, क्लासिकल एंड केनीजियन वाली में। तो स्टिकी इन्फ्लेशन में ऐसा होता है कि वो एकदम से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, तो ओवरऑल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस देखा जाए तो जो एक वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें इंडिया की रैंक अच्छी खासी हुई है लॉजिस्टिक्स की, मतलब अगर किसी कंट्री के लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगे तो उसकी रैंक अच्छी होगी। तो 44 से 38 पे चले गए हैं आउट ऑफ 139 कंट्रीज, तो इट इज़ अ good achievement for us। Moderation in merchandise imports and rising services exports have improved India's current account deficit narrowed 0.7%, ऊपर भी हमने देखा था।
उसके बाद इंडिया इज गेनिंग मार्केट शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज में बढ़ा। इट्स शेयर इन ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट वाज 1.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 1.7% ड्यूरिंग 16-20। ठीक है, तो एवरेज 1.7 मेंटेन था उन 4-5 सालों में, लेकिन अब हमारा जो है 1.8% पे चला गया है शेयर ओवरऑल जितने भी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स होते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय 4.9% टू यूएसडी 34.1 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट रहा है, सर्विसेज देकर जो हम यहाँ बाहर से पैसा ले रहे हैं, विद ग्रोथ लार्जली ड्रिवन बाय आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस एंड अदर बिजनेस सर्विसेज। तो मेजर जो ये ग्रोथ आई है सर्विस एक्सपोर्ट्स में, ये आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आई है। तो 4.9% बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया इज द टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्री ग्लोबली विद रेमिटेंसेज रीचिंग अ माइलस्टोन ऑफ यूएसडी 120 बिलियन इन 2023। तो 2023 की अगर रेमिटेंसेज देखो देखो ये 2023 का जो आपका फिगर्स है, जिसमें इंडिया टॉप पे 120 बिलियन डॉलर्स के साथ रेमिटेंसेज। जब बाहर के लोग यहाँ पर पैसा भेजते हैं तो तब बाहर से रेमिटेंस आ गया, हम भेजते हैं तो वन वे वाला जो होता है। ठीक है, तो रेमिटेंसेज बाहर के लोग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिग्रेंट्स इंडिया से जाने वाले इंडिया से ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो उन्होंने जो भेजा हुआ पैसा इंडिया में, अब अगर आप गैप देखो जो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे, ये गैप बताता है इंडिया का कितना ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो 120 यूएस बिलियन डॉलर से लेकर सेकंड पोजीशन पे मैक्सिको 66। तो मतलब नियरली अबाउट हाफ हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ नहीं, नियरली अबाउट हाफ हो गया। तो ये बताता है कि यार इंडिया का एक कहीं ना कहीं जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इसकी वजह से भी कम हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात भी होती है क्योंकि बाहर का पैसा जब इंडिया में आ रहा है तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। इंडिया एक्सटर्नल डेट हैज़ बीन सस्टेनेबल ओवर द ईयर्स। हम मतलब हमारा डेट बढ़ता नहीं जा रहा, सस्टेनेबल रहा है। विद एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो निकाली जाती है वो सिर्फ 18.7% है। ठीक है, जीडीपी का हम जितना एक्सटर्नल डेट ले रहे हैं तो वो 18.7% है। इंडिया के पास स्टेबल एक्सचेंज रेट है, इंडिया का स्टेबल एक्सचेंज रेट चल रहा है और कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसमें 11 मंथ का प्रोजेक्टेड इंपोर्ट, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था 11 मंथ्स वर्थ प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स कवर हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, देखो अभी कितना था 2021 में 577, अभी 646.4 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा मीडियम टर्म आउटलुक, ठीक है, अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया, आने वाले थोड़ा टाइम के लिए मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, की एरियाज टू फोकस ऑन इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म इज जॉब एंड स्किल क्रिएशन। अब लोगों का थोड़ा जॉब्स बढ़ाना है, जॉब का एक इशू रहा है, अभी हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में। स्किल थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। टैपिंग फुल पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि इंडिया शुरू से ही एक एग्रेरियन कंट्री के नाम से जाना गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को फुल पोटेंशियल पे लेके जाना। एमएसएमई बॉटलनेक्स जो बनते जा रहे हैं, बॉटलनेक्स एज इन कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है, उनको थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत है। मैनेजिंग इंडियाज़ ग्रोथ ट्रांजिशन, इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो हमारा कदम उठा रखा है उसकी तरफ बढ़ना। डेफली डीलिंग विद चाइनीज कॉनंड्रम, मतलब जो हमारे चाइना के साथ रिलेशन है उनकी तरफ से जो हमें प्रॉब्लम फेस होती है उनके साथ डील करना। डीपनिंग द कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट्स, टैकलिंग इन इक्वालिटी एंड इंप्रूविंग ऑन यंग पॉपुलेशन क्वालिटी ऑफ हेल्थ। तो ये आने वाले टाइम की चीज़ों पे फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। उसके बाद हमारा जो अमृत काल वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज गवर्नमेंट ने लिया था 2047 तक एकदम एक न्यू इंडिया बना देना है, एकदम प्रॉस्परस इंडिया बना देना है, जैसे एक टाइम पे अंग्रेजों के शासन से पहले था सोने की चिड़िया वैसा टाइप। तो इसकी तरफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन 6 की एरियाज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमईज एग्रीकल्चर एज ग्रोथ इंजन, फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशन, ब्रिजिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स। तो इस पे जरा इसको अच्छे से पढ़ लेना, मतलब ये सारे याद होने चाहिए आपको। उसके बाद फॉर इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7% प्लस, 7% प्लस से अगर बढ़ना है इंडियन इकोनॉमी को तो एक ट्रिपटाइट कॉम्पैक्ट, ट्रिपटाइट जब 3 लोग मिलकर काम करते हैं बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगला चैप्टर आता है आपका क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, डीलिंग विद ट्रेड ऑफ्स। तो हमारे यहाँ पर ट्रेड ऑफ चल रहे हैं। ट्रेड ऑफ इज जो हमारा यहाँ पर फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी जो यूज़ होती हैं उनको ट्रेड करके हमें नॉन फॉसिल फ्यूल वाले पे फोकस करना है, रेन्यूएबल वाले पे फोकस करना है।
A report by International Finance Corporation recognizes India's efforts to achieve committed climate action. तो एक committed climate action लिया गया था जिसमें एक नेशन जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग, 2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब आपका जो सेल्सियस होता है सेंटीग्रेड बोलते हैं उसे, तो 2 डिग्री तक ही रहना चाहिए इंक्रीज उसका। तो इंडिया इज द ओनली G20 नेशन, आउट ऑफ 20 नेशन इंडिया इज द ओनली नेशन जिसने ये अपनी कमिटमेंट पूरी करी है। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग याद रखना। In terms of an increase in its renewable energy capacity and improvement in energy efficiency, as of 31st May 2024, the share of non-fossil sources in the installed electricity generation capacity has reached 45.4%. तो ओवरऑल अगर हम इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी देखें थ्रू नॉन फॉसिल सोर्सेज मतलब रेन्यूएबल, ठीक है जी, हाइड्रो और उसके अलावा आपका विंड मिल्स के थ्रू और ये सब, ठीक है, तो 45.4% तक शेयर पहुंच चुका है, विच इज अ वेरी गुड जॉब डन बाय द गवर्नमेंट। फर्दर द कंट्री हैज रिड्यूस्ड द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी फ्रॉम 2005 levels by 33% in 2019। तो ओवरऑल जो एमिशन, जो इंडस्ट्रीज और इन सब में जो एमिशन निकलता है, जिसके लिए हमने एक टर्म पढ़ी थी, ये ग्रीन जीडीपी करके निकाला जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कितनी रही माइनस जो पॉल्यूशन और इस सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट से जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ। India's GDP between 2005 and 19 has grown with a compound annual growth rate CAGR about 7%, whereas the emissions grew at CAGR about 4%. Government has launched several clean coal initiatives including coal gasification mission। तो कई ऐसे मिशन निकाले गए हैं जिसमें कोल्स को बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, थोड़ा क्लीनर इंडिया बनाया जाएगा एक्सेट्रा। उसके बाद टोटल एनुअल एनर्जी सेविंग्स ऑफ 51 पॉइंट सॉरी माय बैड टोटल एनुअल एनर्जी सेविंग्स ऑफ 51 मिलियन टन्स ऑफ oil equivalent translates to total annual cost savings of 1,94,320 करोड़। तो इतने का अगर हम एनर्जी सेव कर लेते हैं, ठीक है, ऑफ ऑयल, तो इतना हम पैसा बचा लेंगे और एमिशन रिडक्शन ऑफ अराउंड 306 मिलियन टन्स एक्सपेंडिंग। अच्छा, ये इतना ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना ये वाला चैप्टर, ठीक है, कम आएगा। एक्सपेंडिंग रेन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन फ्यूल्स विल इंक्रीज डिमांड फॉर लैंड एंड वाटर। अच्छा, एक चैलेंज जरूर आता है कि जब भी हम रेन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किसके थ्रू, रेन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, तो ऐसे में एक हमारा चैलेंज ये रहेगा कि डिमांड फॉर लैंड एंड वाटर, लैंड में आपको जो है वाटर्स में हाइड्रो के लिए डैम्स और ये सब चाहिए, ठीक है, जिससे वाटर की डिमांड बढ़ जाती है। उसके अलावा लैंड विंड मिल्स बनाने और डिफरेंट चीज़ें बनानी है, तो ये चैलेंज जरूर रहेगा। गवर्नमेंट इशूड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स अमाउंटिंग 16,000 करोड़ इन जनवरी फेब 2023 फॉलोड बाय 20,000 करोड़ इन अक्टूबर दिसंबर 2020। तो ग्रीन बॉन्ड्स, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, बेसिकली वो पैसा यूज करेंगे हमारी ग्रीनर इंडिया बनाने के लिए, तो वो बॉन्ड्स भी आप देखो ओवरऑल पैसा बढ़ा है उससे। सोशल सेक्टर बेनिफिट्स दैट एम्पावर। The new welfare approach focuses on increasing the impact per rupee spent, the digitization of healthcare, education, and governance welfare program। तो हमारा जो ओवरऑल हम एक रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो डिजिटाइजेशन पे, सोशल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, अब डेमोग्राफिक सेक्टर्स की बात करेंगे, तो इसमें हमारा जो न्यू वेलफेयर अप्रोचेस रही हैं उनका इम्पैक्ट बढ़ा है पर रुपी स्पेंड, मतलब उन अप्रोचेस में, उन पॉलिसीज में हम 1 रुपये के हिसाब से जो पैसा लगा रहे हैं तो उसका रिटर्न अच्छा खासा मिला, उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा रहा है। जो हमारा हेल्थ केयर, एजुकेशन डिजिटाइज होता जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर, गवर्नेंस बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो रुपी स्पेंड है उसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। Between financial year 18 and 24, nominal GDP has grown at a CAGR of 9.5%, while welfare expenditure has grown at CAGR of 12.8%, which is very good। 12.8% से बढ़ना कि हम वेलफेयर के लिए पैसा लगा रहे हैं एक्सेट्रा। गिनी कोफिशिएंट जो कि ये मेजर करता है कितना इनइक्वालिटी रहा है लोगों की इनकम में, तो वो डिक्लाइन हो गया है फ्रॉम रूरल सेक्टर, और 3.63 से 0.314 अर्बन सेक्टर पे हो गया।
More than 34.7 crore Ayushman Bharat cards. Ayushman Bharat cards are the insurance card issued to poor people have been generated and scheme has covered 7.37 crore hospital admissions. तो इतने ओवरऑल एडमिशन इस कार्ड के थ्रू हो गए हैं. द चैलेंज ऑफ इंश्योरिंग मेंटल हेल्थ इज इंट्रिंसिकली एंड इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. अब गवर्नमेंट का फोकस मेंटल हेल्थ पे भी रहा है. 22 मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं ऐड कर दिए गए हैं आयुष्मान भारत कार्ड में. ठीक है, अंडर प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. उसके बाद आपका पोषण भी और पढ़ाई भी, ये जो प्रोग्राम है चाइल्डहुड लेवल पे उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव करना, साथ में एजुकेशन इंप्रूव करना. एम्स टू डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क एट आंगनवाड़ी सेंटर्स जो विलेजेस में होते हैं. उसके बाद विद्यांजलि इनिशिएटिव. ठीक है, विद्या इज एज इन एजुकेशन, अंजलि इज जब दोनों हाथों से आप सबमिट करते हो तो उससे जो है एक वर्ड बनाया विद्यांजलि, जिस पे एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, स्कूल्स का लेवल्स बढ़ाया जाता है. एनहेंसिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ ओवर 1.44 करोड़ स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड थ्रू वॉलेंटियर कॉन्ट्रीब्यूशंस. उसके बाद राइज इन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज बीन ड्रिवन बाय अंडर प्रिविलेज सेक्शन लाइक SC ST OBC. तो ओवरऑल जो एडमिशन्स हुए हैं हायर एजुकेशन में वो भी बढ़े हैं. फास्टर ग्रोथ इन फीमेल एनरोलमेंट अक्रॉस सेक्शंस विटनेसिंग 31.6% इंक्रीज सिंस फाइनेंशियल ईयर 15. मूविंग ऑन, इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे इनोवेशंस और बढ़ती हैं. विद नियरली 1 लाख पेटेंट्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में, और जो सिर्फ 25,000 होते थे. तो 4 साल में 4 गुना पेटेंट्स का रजिस्ट्रेशन, बहुत अच्छी बात होती है. गवर्नमेंट प्रोविजन 3.10 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25. दिस शोज 218% इंक्रीज इन ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2024. ठीक है, तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने प्रोविजन, जो पैसा अलग रखा हुआ है वो 3.10 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए. उसके बाद अंडर PM आवास ग्रामीण योजना, जिसमें पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक परमानेंट हाउस प्रोवाइड कराया जाता है. तो 2.63 करोड़ हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर पुअर इन द लास्ट 9 ईयर्स एज ऑफ 10 जुलाई 2024. 15.14 लाख किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड अंडर ग्राम सड़क योजना, एक ऐसी योजना जिसमें रोड्स की क्वालिटी प्लस कनेक्टिविटी इंप्रूव करना. तो 15.14 लाख किलोमीटर रोड अभी तक बन चुकी है. उसके बाद अगर हम चैप्टर 8 पे आते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी. तो अभी हमने देखा था कि गवर्नमेंट का मीडियम टर्म में जो ऑब्जेक्टिव वो स्किल डेवलपमेंट भी है. तो इंडिया की जो लेबर मार्केट इंडिकेटर्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं लास्ट 6 ईयर्स में, विद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइनिंग टू 3.2% इन 22-23. Quarterly urban unemployment rate for people aged 15 years and above declined to 6.7% in quarter ending March 2024. तो लास्ट क्वार्टर में एक कॉन्क्लूडेड फिस्कल ईयर में जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है 6.8% से 6.7, जो कि एक दिखाएगा कि आने वाले टाइम में और कम होने के चांसेस हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मोर देन 45% ऑफ वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. अब ये सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. ठीक है, सॉरी ऑक्यूपेशनल आ गया कि कौन सा किस में लगा हुआ है. 11.4% मैन्युफैक्चरिंग, 28.9% इन सर्विसेज एंड 13.0% इन इज इन कंस्ट्रक्शन. तो ये अब आपका आ गया ऑक्यूपेशनल कि कितना कितना कौन कौन कहाँ का लगा हुआ है. अकॉर्डिंग टू PLFS, youth age 15 to 29 years unemployment rate has declined from 17.8% in 17-18 to 10% in 22-23. ठीक है, अब ये PLFS क्या होता है? PLFS आपका ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो एक एनुअल रिपोर्ट निकाली जाती है टू चेक द काइंड एंड द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स इन द इकोनॉमी. तो नियरली 2/3 ऑफ द न्यू सब्सक्राइबर्स इन EPFO, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम या ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पेरोल हैव बीन फ्रॉम 18 to 28 ईयर्स बैंड. तो बेसिकली देखो, प्रोविडेंट फंड में वही आता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी, कोई उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, और साथ में आपके जो है लेबर लॉस की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है. तो ये गलत होता है कहीं ना कहीं.
और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस जिन्होंने ज़्यादा 10 या उससे कम बंदे रखे होते हैं, प्राइवेट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ईपीएफओ में आना एम्प्लॉयज़ का, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि यार अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जो है हमारे एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं। From the gender perspective, female labor force participation rate has been rising. As per annual survey of industries 21-22, employment in the organized manufacture sector organized recovered to above pre-pandemic level, with the employment per factory continuing its pre-pandemic rise. During financial year 15 to 22, wages per worker in rural grew at 6.9% CAGR, vis-a-vis corresponding 6.1% CAGR in urban areas. Number of factories employing more than 100 workers saw 11.8% growth over financial year 18 to 22. उसके बाद देखो मोर देन 100 वर्कर्स होंगे तो फिर बेसिकली एक अच्छा ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा खासा बन जाता है. Employment has been rising in bigger factories, employing more than 100 workers, than in smaller ones, suggesting a scaling up of manufacturing units. The yearly net payroll additions to EPFO more than doubled, 6.1 lakh, 61.1 lakh थी फाइनेंशियल ईयर 19 में, 131.5 lakh लोग अब पेरोल में आते हैं. EPFO membership numbers grew by an impressive 8.4% CAGR between financial year 15 and 24. Manufacturing sector is less exposed to AI, as industrial robots are neither as nimble nor as cost effective as human labor. तो AI का जो impact है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे इतना नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी मतलब इतने अच्छे रोबोट्स या इतनी लेबर को जो है वो सब्सटीट्यूट कर सके. द गिग वर्कफोर्स इज एज इन जो आप आई एम नॉट गेटिंग दिस टर्म राइट नाउ, जो बेसिकली वो होता है ना आपका फ्रीलैंसिंग एंड ऑल ये सब. तो गिग वर्कफोर्स इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड 2.35 करोड़ बाय 2930. India's economy needs to generate an average of nearly 78.5 lakh jobs annually until 2030 in non-farm sector to cater the rising workforce. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा हर्डल है आने वाले टाइम में. Compared to 50.7 crore persons in 2022, country would need to care for 64.7 crore persons in 2050. Direct public investment equivalent to 2% of GDP has the potential to generate 11 million jobs. अगर सिर्फ गवर्नमेंट का अपनी इन्वेस्टमेंट देखें, ठीक है, प्राइवेट वालों की तो जॉब दूर की बात है, तो नियरली 11 मिलियन जॉब्स वहां पर बन सकती हैं, नियरली 70% ऑफ विच विल गो टू वुमेन. उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट चैप्टर में अगर हम देखें, प्लेंटी ऑफ अपसाइड लेफ्ट इफ वी गेट इट राइट. तो हम बहुत अच्छा फेस देख सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में अगर हम ढंग से काम कर लें तो, मतलब इफ वी गेट इट राइट, वो राइट पॉलिसीज एक बार इंप्लीमेंट हो जाए तो. एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर रजिस्टर्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.18% एट कांस्टेंट प्राइसेस ओवर लास्ट 5 years. The elite sectors of Indian agriculture are steadily emerging as robust growth centers and promising sources for improving farm incomes. Elite sectors में होता है कि जो एग्रीकल्चर के अलावा भी जो अदर चीज़ें होती हैं उनमें, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, ये वो. तो एज ऑफ 31 जनवरी 2024, टोटल क्रेडिट डिस्पर्स टू एग्रीकल्चर अमाउंटेड 22.84 लाख करोड़, विच इज़ वेरी गुड. उसके बाद आपका आता है एज ऑफ जनवरी 31 2024, बैंक्स इशूड 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड, एक पॉलिसी जिसमें फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है एक मिनिमम लिमिट के साथ, जिसमें मिनिमल लिमिट के साथ, जिसमें वो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस नीड्स है फॉर देयर बाइंग इनपुट्स एंड ऑल, ये सब उनकी कैटर हो पाए. तो लिमिट ऑफ 9.4 लाख करोड़ की लिमिट है उन कार्ड्स पे. एन एरिया ऑफ 90 लाख हेक्टेयर्स हैज़ बीन कवर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन. माइक्रो इरिगेशन में हम जो है रेनफॉल और वेदर पे ना डिपेंड करके स्प्रिंकलर्स और इन सब का यूज़ करते हैं, सो दैट हमारा वाटर भी कंजर्व हो जाए थोड़ा, और हमारे एग्रीकल्चर इतना इम्पैक्ट भी ना हो वेदर कंडीशन से. तो वो उसमें भी जो है ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिली. अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो ये स्कीम है, वाटर कंजर्वेशन स्कीम, जो है बेटर हुई है. 90 पॉइंट लाख हेक्टेयर्स. हेलो 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 हेलो.
तो 13.85 का हमें जो है वो रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू इंश्योर फ्री फूड ग्रेन्स टू 81.4 करोड़ पीपल। टोटल एक्सपेंडिचर अलॉटेड टू कैपिटल स्पेंडिंग है प्रोग्रेसिवली एनहेंस्ड। तो ये ओवरऑल अगर हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखें तो आप देख सकते हैं 2020-21 में जबकि कोविड था तो ज़्यादा बनाना पड़ा, फूड सप्लाईज हो रही थी। अब बेटर हो गई है इकॉनमी तो उसमें भी हमारा ग्रो ही हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 8.2%। अगर हम अगले चैप्टर पे आते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24 वाज सपोर्टेड बाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ऑफ 9.5%। डिस्पाइट डिस्ट्रप्शंस ऑफ ऑन मैनी फ्रंट्स, काफ़ी सारा हमारे डिस्ट्रप्शंस हुई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडस्ट्रीज को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अचीव्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.2% इन द लास्ट डिकेड, विद मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स बीइंग केमिकल्स, वुड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर। तो बेसिकली इन इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। एक्सेलरेटेड कोल प्रोडक्शन ओवर पास्ट 5 years हैज हेल्प इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो कोल की प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ने से हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो गई। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल जो वो है बेसिकली इंडस्ट्रीज, उन्होंने वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट पे पहुंच चुकी हैं विद अ वैल्यूएशन ऑफ $50 बिलियन। India is the world's second largest clothing manufacturer and one of the top 5 exporting nations. India's electronics manufacturing sector account for an estimated of 3.7% of the global market share in financial year 2022. पीएलआई स्कीम, जिसमें बेसिकली क्या है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, सो दैट एक रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ हम जा सकें, अट्रैक्टेड ओवर 1.28 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोलर पैनल्स इतने इतने के लग चुके हैं अंटिल May 24, विच है लेड टू प्रोडक्शन और सेल ऑफ 10.8 लाख करोड़ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओवर 8.5 लाख। इंडस्ट्री मस्ट टेक द लीड इन इंसेंटिवाइजिंग आर एंड डी पे खर्चा करना, इनोवेशन एंड इंप्रूविंग द स्किल लेवल्स ऑफ द वर्कफोर्स फॉर फॉर्जिंग एक्टिव कोलैबोरेशन विद एकेडमिया। तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम देख सकते हैं नेगेटिव था कोविड पीरियड में 9.5%, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद आता है आपका सर्विस चैप्टर, फ्यूलिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। हमने देखा था हमारे आईटी और इस सब की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज नाउ रीच टू लेवल प्रायर टू पेंडेमिक, दैट इज अबाउट 55%। The service sector has the highest number of active companies, 65%. A total number of 16,91,495 active companies exist in India as of 31st March 2024. Globally, India's service exports constituted 4.4% of the world's commercial service exports in 2022. Computer services and business service exports accounted for 73% and India's service exports witness। तो बेसिकली अब ये जो सारा है, अगर आप इसको सिर्फ रीड भी कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको फैक्ट्स स्टेट करे हुए हैं और कुछ भी नहीं स्टेट किया हुआ, ठीक है। आप सारा देख लेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के बारे में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बेसिकली ऐसे सेंटर्स हैं जो हमारे जो ग्लोबल कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ, ग्लोबल कंपनीज हैं सॉरी, उनकी ग्रोथ के लिए बनाए गए वेरियस ऐसी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो। तो 1000 सेंटर्स थे ये फाइनेंशियल ईयर 15 में, 1580 हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में। इंडिया का ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है एक्सपेक्टेड है 2030 तक $350 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगा वो। ओवरऑल टेली डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन, वो जो है बढ़ गया है 75.2 से 85.7% तक। इंटरनेट डेंसिटी भी बढ़ गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल आपके वाईफाई एंड ऑल के लिए हैज़ बीन लेड कनेक्टिंग टोटल ऑफ इतना ग्राम पंचायत, जो कि अगेन ये वाले पार्ट जो है इतने डीपली मतलब पढ़ना मत उसको, ठीक है। टू सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आर रीशेपिंग इंडिया सर्विसेज लैंडस्केप। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लेना कि दो कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रैपिड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विस डिलीवरी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करोगे तो कितना ग्रो हुआ है ओवरऑल, पहले से तो कम हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट, बट फिर भी हमने इतना तो एटलीस्ट रेट बनाया कि अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए।
उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ, जिसमें हमारा पब्लिक सेक्टर बॉयंट रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी रही है। ठीक है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी पैसा लगाया गवर्नमेंट ने। आप देखो रोड्स, हाईवेज और ये इतना सारा बन रहा है। एवरेज पेस ऑफ एनएच कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन जो नियरली 3 टाइम्स हो गई है। पहले बनता था 11.7 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, अब 34 किलोमीटर पर डे, मतलब इतने का हाईवे वो बना देते हैं एक दिन में, इतने किलोमीटर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रेलवेज हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, इन लास्ट 5 ईयर्स। उसके अलावा न्यू लाइंस बन रही हैं और ग्वेज कन्वर्जन एंड डबलिंग हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा इंडियन रेलवेज टू इंट्रोड्यूस वंदे मेट्रो, जैसे वंदे भारत बनी ऐसे बड़े सारी वंदे मेट्रोस आएंगी फाइनेंशियल ईयर 25 तक। उसके बाद हमारा जो आता है फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारी टर्मिनल बिल्डिंग्स जो 21 एयरपोर्ट्स तक थी have been operationalized, which has led to an overall increase in passenger handling capacity of nearly 62 million passengers per annum. India's rank in international shipment category in World Bank Logistic Performance Index improve हो गई, 22nd हो गई है 44th से। क्लीन एनर्जी सेक्टर in India has saw new investment of 8.5 lakh crore between 14 and 23। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर। एंड हमारा जो लास्ट चैप्टर आ जाता है दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है एक प्रॉब्लम भी है हमारी, करंट ग्लोबल स्ट्रेटेजीज जो क्लाइमेट चेंज पे चल रही हैं उनमें बहुत सारे फ्लोज हैं, नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, वो हर जगह हर कंट्री में नहीं लगा सकते। वेस्टर्न अप्रोच डज नॉट सीक टू एड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज ओवर कंजम्पशन, बट रैदर चूज टू सब्सटीट्यूट द मीन्स टू अचीव द ओवर कंजम्पशन। तो बेसिकली जो वेस्टर्न अप्रोच रही है हमारे क्लाइमेटिक चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, वो ये रही है कि भैया कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट निकाल दो, रेदर देन कि वो जो ओवर कंजम्पशन हो रही है उसको कम किया जाए। तो जो रूट है हर एक प्रॉब्लम का, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच विल नॉट वर्क। जो एक वन सॉल्यूशन फॉर एवरी कंट्री जो बना रखा है वो हर कंट्री में नहीं लगेगा, ऐसा इंडिया का कहना है। डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी फ्री टू चूज देयर ओन पाथवे, और इंडिया कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फ्रीडम देना चाहिए अपना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। इंडियाज एथोस एम्फेसाइजेस अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन विद नेचर। इंडिया के शुरू से ही एथिक्स ये कहते हैं कि नेचर के साथ एक हार्मोनियस रिलेशन बना के चलना है रेदर देन हम ओवर कंजम्पशन करें। ओवर कंजम्पशन दूसरे वर्ल्ड पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हो रहा है। शिफ्ट टूवर्ड्स ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशनल हाउसहोल्ड्स वुड क्रिएट पाथवे टूवर्ड्स सस्टेनेबल हाउसिंग। जो पहले ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशनल की एक ही घर में सारे रहते थे, वैसा वाला जो ट्रेडिशनल लिविंग था वो अगर अडॉप्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल हाउसिंग हो सकती है, क्योंकि भाई लैंड वैंड और ये सब बचेगा। जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ इज लाइक कि हमें इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बनाना है, फोकस इज ऑन ह्यूमन नेचर हार्मनी प्रोमोटिंग माइंडफुल कंजम्पशन देन ओवर कंजम्पशन दैट लाइज द रूट ऑफ ग्लोबल। तो बेसिकली इंडिया का कहना ओवर कंजम्पशन इज द रूट ऑफ ऑल द क्लाइमेटिक चैलेंजेस। ठीक है, तो दिस इज योर इकोनॉमिक सर्वे एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपको पोर्टल पे, आप कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अब आगे जो है हम हमारा एक प्रैक्टिकल लेक्चर करते हैं फेज 2 के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।